देखें, एक बात तो तय है अब तक कि ये आखिरी केस था, नॉन केस, जिसमें ज़मानत हो गई है। बुशरा बीबी को की तरफ से राब्ते जो किए गए थे, मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि बहुत बड़ी शख्सियत के एक रिश्तेदार के ज़रिए बुशरा बीबी ने राब्ता किया था और कहा था कि आप मुझे बख्श दें और पार्टी को मैं फिर संभाल लूँगी। ये ऑफ़र करके उसके उल्ट एक जेल में एक ड्रामा किया गया और वहाँ पे मसले मसाइल बनाए गए और डायरेक्ट उसी शख्सियत पे इल्ज़ाम लगाए गए। और दूसरा ये कि गौर करने वालों ने जब गौर किया कि बुशरा बीबी को छोड़ के मिलेगा क्या, फ़ायदा क्या होगा। पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बन के आपने बाइकाट करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। जब आपका लीडर अंदर है और वो आप पे प्रेशर डाल रहा है कि भाई मेरे बाहर निकलने का कोई तरीका निकालो, तो उसके लिए क्या सड़कों पे आना ही ज़रूरी है। और ख़ुद पीडीआई के अंदर से उनके कारकुन ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो लीडरशिप है उसके होते हुए ये काम नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर ने वो काम कर दिया जो इस हुकूमत को अब तक वो दांतों से खोलनी पड़ रही है। जो आज़म नज़ीर तारड़ ने हाथ से गांठ दी थी, जाके बताया था कि हम एक तरमीम ला रहे हैं, अब वो दांतों से खोली है उन्होंने। तो वो काम करने वाले बंदे के हक में भी वोट नहीं दिया, जिसको आप अपना बाई नेम कहते थे, नाम पुकार पुकार के कहते थे जस्टिस मुनीब, उसके हक में भी वोट नहीं दिया। और अगर सियासत करनी होती तो जस्टिस याहिया के हक में वोट देते, वो भी नहीं दिया। तो किया क्या भाई, क्या किया क्या। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की ज़मानत हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एक केस था उनके तोशाखाना 2 के नाम से, तो उसमें ज़मानत हो गई है। तो ये किस चीज़ की अलामत है। और दूसरा कि फैज़ हमीद का केस कहाँ तक पहुँचा है। ये दो बड़ी अहम ख़बरें हैं, इस पर तफसील से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो 2-3 दिन से मैं वीलॉग नहीं किया, मैंने गायब रहा। उसकी वजह ये थी कि ख़बरें इतनी फॉल हो रही थी इतनी तेज़ी के साथ कि इसमें बात करना बजाय इसके कि मैं वीलॉग बराए वीलॉग करता, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग ख़बरें देख लें, उसके बाद जो ख़बरें होती हैं, मसलन ये कि जो होने से पहले ख़बर होती है, हमारा मकसद तो यही होता है कि उस पर बात करें या को थोड़ा तज्ज़िया कर दें, तो वो बाद में कर लेंगे। तो इसलिए मैंने फिर ये वक्फ़ा डाल दिया। तो बड़ी ख़बरें थीं, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग भी एंगेज होंगे, मेरी बातें शायद ना सुने। हमारी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी थे, बहरहाल ये दोनों मामला थे। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं कि बुशरा बीबी का जो ज़मानत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो किस चीज़ की अलामत है। क्या ये कोई डील है, कोई ढील है। बुशरा बीबी को कैसे निकाला जा रहा है। ख़ुद इमरान खान ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी को इसलिए जेल में रखा हुआ है कि मुझे तकलीफ़ दी जाए। तो क्या इमरान खान की तकलीफ़ें कम होने जा रही हैं। तो इसका जायज़ा लेते हैं। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत से दावे हो रहे हैं कि जी हाँ, मामलात उस तरफ चल पड़े हैं, मामलात इस तरफ चल पड़े हैं और अब रियायत दी जाएगी, अब इससे आगे भी कुछ रियायत दी जाएगी। तो फिर हम भी अपनी ख़बरें कुछ शेयर करते हैं। देखें, एक बात तो तय है अब तक कि ये आखिरी केस था, नॉन केस, जिसमें ज़मानत हो गई है। इससे पहले एक केस में वो जो 190 मिलियन वाले में ज़मानत हो चुकी है और जो तोशाखाना 1 था उसका जो फ़ैसला वो सस्पेंड हो चुका है। तो जाहिर है कि वो उसमें वो गिरफ़्तार नहीं है, सिर्फ इस केस में गिरफ़्तार थी। लेकिन अभी तक रोबकार नहीं गई। रोबकार साइन ही नहीं हुई, जानी कैसे थी। साइन क्यों नहीं हुई कि अदालती टाइम के अंदर अंदर पेपर तैयार हो के अदालत में नहीं पेश हुए। तो जाहिर है कि जज साहब तो चले गए अपनी ऑफ करके। अब ये इससे नहीं मैं बात को परख रहा, मैंने ये ख़बर दी आपको। अब मेरी इतला ये है कि बुशरा बीबी को की तरफ से राब्ते जो किए गए थे, मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि बहुत बड़ी शख्सियत के एक रिश्तेदार के ज़रिए बुशरा बीबी ने राब्ता किया था और कहा था कि आप मुझे बख्श दें और पार्टी को मैं फिर संभाल लूँगी। ये ऑफ़र करके उसके उल्ट एक
मतलब जेल में एक ड्रामा किया गया और वहाँ पे मसले मसाइल बनाए गए और डायरेक्ट उसी शख्सियत पे इल्ज़ामात लगाए गए, तो उससे ये मामला जो था वो बिगड़ गया। और दूसरा ये कि गौर करने वालों ने जब गौर किया कि बुशरा बीबी को छोड़ के मिलेगा क्या, फ़ायदा क्या होगा, तो उसको अंदर रख के तो कोई ना कोई फ़ायदा है, तो बाहर रख के क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि पार्टी में उनकी कोई बड़ी से नहीं है ना ही इमरान खान पार्टी उसके हवाले करेंगे। या तो ये है ना कि ये हो कि इमरान खान कहेंगे जी बुशरा बीबी जो है वो पार्टी हेड करेंगी जब तक मैं जेल में हूँ, तो ऐसा तो वो नहीं करेंगे। तो ये फिर जब हिसाब किताब लगाया गया तो वो फ़ायदे का सौदा नहीं था, इसलिए वो नहीं किया गया। अब क्या ऐसा है, अच्छा देखें, बिहेव तो किया है पीटीआई ने बहुत ज़्यादा, जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमने जो तरामीम है उनके हक़ में वोट नहीं दिया, आपने वोट दिया, हक़ में के मुखालफत में वोट दिया आपने, आप उस प्रोसेस में शामिल हुए। आप कहते हैं हमने प्रोसेस में शामिल नहीं हुए, तो शामिल तो हुए। यानी कि जब हाउस डिवाइड हुआ तब भी आप शामिल थे, वोटिंग यही होती है। जब पहली तरमीम पास हुई तब भी थे, पहली शिक जो है तरमीम की आखिरी शिक पास तब भी आप थे, दरमियान में आप गायब हो गए। तो ये जो पिंग पोंग का जो खेल था ये यही था ना, आप जेस्चर इधर भी दे रहे थे और अपने कारकुनों को भी दे रहे थे कि हमने तो बाइकाट कर दिया है, इधर ये था कि हम शामिल भी हैं। तो उस प्रोसेस का हिस्सा आप बन गए, या तो आप बिल्कुल ही हिस्सा ना बनते, आते ही ना ऐवान में, या फिर ये था कि अगर आ गए तो पूरी तादाद के साथ आगे पूरी तरह मुखालफत करते, पूरी तादाद भी सामने ना ला सके। तो पूरी तादाद सामने ना लाने की तो बहुत सी वजूहात हैं, उसमें तो एक जो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बात है वो है। अब मैं आपको कल उसकी खबर दूंगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक का सरबराह कौन आ रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका। आपका क्या ख्याल है कि ये जो शोकाज हुए हैं ये कौन लोग हैं? शोकाज ऐसे कर दिए जाते हैं? तो अब इनमें सरबराह इनका कौन होगा वो मैं आपको कल ये खबर दूंगा इंशाल्लाह। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि या मैं अपनी राय का इजहार करूं कि पीटीआई को करना क्या चाहिए था, तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो कुछ किया चलो ठीक किया, लेकिन पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बन के आपने बाइकाट करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। देखें, जब आपका लीडर अंदर है और वो आप पे प्रेशर डाल रहा है कि भाई मेरे बाहर निकलने का कोई तरीका निकालो, कोई काम करो उसके लिए, तो उसके लिए क्या सड़कों पे आना ही ज़रूरी है? और बड़े तरीके होते हैं। तो सड़कों पे आने वाला तो भी बड़ी हद तक फ्लॉप हो चुका है, और ख़ुद पीटीआई के अंदर से उनके कारकुन ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो लीडरशिप है उसके होते हुए ये काम नहीं हो सकता। तो अगर ये नहीं हो सकता तो दूसरा कर लो ना यार, सारे ऐसे करते हैं। सियासत नाम इस चीज़ का है, ऑप्शंस पे जाने का है, तो उसमें तो ये ऑप्शन होना चाहिए था कि आप पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनते, आप या तो टोटली जस्टिस मंसूर के हक में जाते या फिर या अफरीदी के हक में जाते। अगर आपने वो सियासत करनी है जो ऑप्शंस वाली है तो आप या अफरीदी के हक में जाते। अगर आपने अपने असूल की सियासत पे को जिंदा रखना था तो फिर आप जस्टिस मंसूर को वहां जाके तो सपोर्ट करते, बल्कि जस्टिस मुनीब को करते। तो ना आपने जस्टिस मुनीब को ओन किया, नहीं किया ना, आप नहीं गए, वोट नहीं दिया उसके हक में, वो तो मतलब ऑल आउट फॉर यू, और आपने उनको डिसोन कर दिया। जस्टिस मंसूर ने वो काम कर दिया जो इस हुकूमत को अब तक वो मतलब दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। जो आज़म नज़ीर तारड़ ने हाथ से गांठ दी थी, जाके बताया था कि हम एक तरमीम ला रहे हैं, अब वो दांतों से खोली है उन्होंने, इतना उसको मजबूर कर दिया, डाउन टू नी कर दिया। तो वो काम करने वाले बंदे के हक में भी वोट नहीं दिया, जिसको आप अपना बाई नेम कहते थे, नाम पुकार पुकार के कहते थे जस्टिस मुनीब, उसके हक में भी वोट नहीं दिया।
और अगर सियासत करनी होती तो जस्टिस याहिया के हक में वोट देते, वो भी नहीं दिया। तो किया क्या भाई, क्या किया, क्या खटाया आपने इस सब कुछ में। तो ये है इनकी टोटल कहानी, कहाँ की रियायत और कहाँ की सौदेबाजी। और ज़मानत हो चुकी है, थोड़ा उसमें बातचीत चल रही है, अगर कोई चीज़ें हक में आती हुई तो ज़मानत में रिहा भी कर देंगे, वरना कोई केस और डाल देंगे। बुशरा बीबी को वैसे रिहा करने का कोई नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा नहीं है अगर, तो नुकसान भी नहीं है। ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि एक मुंह बंद कर देंगे, कुछ मुंह बंद कर देंगे, देखें जी उनको अंदर रखा हुआ है, ये किया हुआ है, खातून है, वो है, ये है। खैर इस चीज़ की परवाह कम ही है उन सर्कल्स में कि कौन क्या बोल रहा है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि कोई फ़िलहाल कोई डील नहीं है। छोड़ने में कुछ छोटी मोटी डील हो सकती है, डील कोई नहीं है। वो नवंबर 5 के बाद जाके शायद, अगर देखें फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं, रियलिटीज़ तो रियलिटीज़ हैं, रैशनल हो के सोचना चाहिए, उसी तरह बात करनी चाहिए। और वहाँ भी यही बात है कि ट्रंप अगर आता है तो शायद कोई सोचा जाए अदर ऑप्शन, अदरवाइज नो ऑप्शन टिल नाउ। और शायद आगे तक भी उन्होंने कोई सोच के भी नहीं रखा हो। तो ये है अब तक की सूरत हाल। तो अब हम आते हैं कि फैज़ हमीद के साथ क्या हो रहा है। फैज़ हमीद जो हैं उनको, उनका केस समवट फाइनल हो के आर्मी चीफ की टेबल पे जा चुका है। प्रोसेस ये है कि उम्र कैद की सज़ा, हमारे ज़राए बताते हैं कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और तमाम बैजेस, तमाम ओहदे, सब कुछ वापस। अच्छा, उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि जो अफसर या अहलकार होता है उसको यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, जिस रैंक का वो होता है, उसके रैंक्स लगाए जाते हैं, जितने उसके लगे होते हैं, जो भी उसके बैजेस एंड रैंक्स आल वो लगाए जाते हैं। और फिर वहाँ पे जब पेनल्टी आती है आर्मी चीफ की तरफ से, इस सज़ा की आ जाएगी, टेबल पे चली गई है फाइल, तो वो फिर बैजेस उखाड़े जाते हैं ऐसे ऐसे करके, ह्यूमिलेटिंग। क्यों? कि वो मुजरम करार पाया होता है किसी चीज़ का, जिस भी मसले में। तो वो उसको एहसास दिलाया जाता है, ना सिर्फ उसको बल्कि पूरी फोर्स को ये मैसेज जाता है, ऐसे उखड़े जाते हैं। और फिर कहा जाता है कि यू आर नॉट सो एंड सो, मतलब जनरल। और कागजी कार्रवाई में तो जाहिर है कि वो जनरल नहीं होते, नहीं होंगे। उन्हें जनरल की एक आर्मी ऑफिसर के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाएगा और यही तस्वर किया जाएगा कि वो कभी आर्मी में ऑफिसर था नहीं। तो खैर कहना पता नहीं, अजीब सी बात है, टर्म क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो नहीं है। कोई मराद नहीं है, कोई रियायत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये अपने नाम के साथ जनरल नहीं लिख सकेंगे और ये हटा दिया जाएगा। ये कोर्ट मार्शल इसे कहते हैं। कोर्ट मार्शल की सज़ा ये होती है और इसी तरह दी जाती है जो बंदा प्रेजेंट होता है। ये सज़ाएं दो लोगों को और भी दी गई हैं जो मुल्क से बाहर हैं, वो अगर होते तो उनको भी इसी तरह ये सज़ा सुनाई जाती। तो ये थी अब तक की इसमें ताज़ा तरीन। तो इंशाअल्लाह कल मज़ीद ताज़ा तरीन के साथ आपके साथ खिदमत में हाज़िर हूँ।